नमस्कार, दिलीप सिंह एडवोकेट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आज बुधवार है और 8 बजे का टाइम। हम करंट केसेस पार्ट 3 पे आज वीडियो बनाएंगे। हमारा जो विषय है आज का वो है रामदेव जी के दवा का दावा, ये जनता के साथ धोखा या संस्थागत चूक। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। क्या किसी पेशेंट को कोरोनिल खरीदने के लिए किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी? आप इसके सोचिए, बाद में इस पे जिक्र करूँगा। 27 जून 2020 को हिंदू में एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है, उसके एडिटोरियल में एक टॉपिक छपा, साइंस वर्सेस नॉनसेंस, यानी विज्ञान बनाम बकवास। इस आर्टिकल में रामदेव जी के इस दावे के बारे में कि पतंजलि ने कोरोना का दवा बना लिया है और उसका नाम रखा है कोरोनिल, इसकी चर्चा थी, जिसकी एक दिन पहले जनता के बीच रामदेव जी ने बड़े धूम धड़ाके से अपने दवा को लॉन्च किया था। आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में है, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और इसके वैक्सीन या दवा बनाने से लेकर पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। वहीं आनन फानन में बाबा रामदेव ने एक दवा बनाई और उसको लॉन्च कर दिया मार्केट में, तो बवाल तो मचना ही था। हिंदू ने यहाँ तक कहा कि साफ साफ वैज्ञानिक प्रक्रिया की अवहेलना है। इट इज़ ए क्लियर कट केस ऑफ सबवर्सन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। न कि केवल रिजल्ट बल्कि दवा बनाने की पद्धति के बारे में भी पूरी परीक्षण होनी चाहिए, तभी जाकर आम लोगों का विश्वास बनेगा दवा में। इस बात को लेकर सभी में एक मत है, जितने भी वैज्ञानिक या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, कि कोई भी दवा का जब तक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाए उसे मार्केट में नहीं आना चाहिए। और रामदेव जी ने इस प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत की अवहेलना की। जो ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि ICMR, CSIR, ऐसी ये संस्थाएं पूरी तरह से सक्षम हैं इनके विधि को जांचने के लिए और दवा के प्रभाव को जांचने के लिए, और तो क्यों नहीं किया गया इनसे कंसल्ट? जैसा कि आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है कि उनसे संपर्क ही नहीं किया गया। अगर ऐसा है तो क्या ये केस क्रिमिनल नेग्लिजेंस का है या जनता के साथ धोखाधड़ी का है? अब हम चलते हैं जो आधिकारिक बयान आए हैं, जैसे कि YAS रावत साहब, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी उत्तराखंड के। उन्होंने ये कहा कि कोविड की दवा बनाने की लाइसेंस इशू ही नहीं किए गए हैं। उनके पास जो अर्जी आई थी वो केवल इम्यूनिटी बूस्टर को बनाने के लिए आई थी। वहीं पे आयुष मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि अभी जो दवा बनाई है उसके विज्ञापन नहीं करेगी, उसके विज्ञापन पे रोक लगा दी और दवा के बेचने पे रोक लगा दी, जब तक कि इसकी दवा की दावा जो किया जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है, उसकी सच्चाई का पता न चल जाए। साथ में दवा के क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड सारी जानकारियां, चाहे वो सैंपल साइज की हो या इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी की क्लियरेंस रिपोर्ट हो, CTR हो, रजिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ों को उन्होंने मांगा है। अब हम कुछ डॉक्टर्स की सुनते हैं। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, जो एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में, उन्होंने क्लिनिकल रिपोर्ट देखकर ये कहा कि इस क्लिनिकल रिपोर्ट में जो लोग शामिल किए गए थे वो 10 साल की उम्र से ज़्यादा और 59 साल की उम्र से कम थे, और उनमें ना तो डायबिटीज़ था, ना ब्लड प्रेशर था, ना सांस की कोई बीमारी थी। जो ऐसे लोग थे उनको शामिल ही नहीं किया गया। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऐसे लोग जो 10 से 59 साल के बीच हैं और जिनका कोई हिस्ट्री नहीं है इस तरह की बीमारियों का, उनमें रिकवरी रेट वैसे भी 95 से 97% तक है। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो पतंजलि का ये दावा कि उनके दवा का क्लिनिकल परीक्षण हुआ, ये
गलत होगा। और जो हिंदू में कहा गया है कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस का सबवर्सन है, वो सही है। अब ये जनता ने देखना है कि ये उनके साथ धोखा है या नहीं, ये जनता तय करेगी। बात यहीं तक नहीं है, पूरा का पूरा ठीकरा हम रामदेव जी पर भी नहीं फोड़ सकते, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी तौर पे बनी नहीं हैं या आयुष मंत्रालय ने उनको बनाया नहीं है। एक डॉक्टर राधिका तोमसे होम्योपैथी की प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं और वाडिया हॉस्पिटल में रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि बगैर प्रॉपर परमिशन मिले दवा का नामकरण हो गया, दवा का नाम रख लिया गया, जबकि सिस्टम ये है कि जब तक आपका दवा अप्रूवल नहीं होता आप उसका नाम नहीं रख सकते। इस बीच आयुष मिनिस्ट्री ने दवा के बेचने पर रोक लगा दी है, ये आपको पता ही है। 27 जून को राजस्थान में कुछ एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। खैर, मैं उसके तथ्य की मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उसमें जाता ही नहीं। मेरा ये मानना है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की फैसिलिटीज़ है और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी आता है, उसकी संस्थागत विकास भारत में हुआ ही नहीं, और जिसकी वजह से ये दिक्कत आई कि अभी तक कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जिसको कि इस तरह की चीज़ें फॉलो कर सकें। इस तरह के दवा से संबंधित जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास होता है और इसके मानक को तय करने का काम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करती है। आयुर्वेदिक दवा वैकल्पिक दवा है कि श्रेणी में रखा गया है और आयुष मिनिस्ट्री के पास है इसका प्रभाव, जो शोध, रिसर्च, रूल्स, रेगुलेशन सभी चीज़ों में को बनाती है। आयुष मिनिस्ट्री के पास 5 रिसर्च सेंटर हैं, 2 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, लेबोरेटरीज़ हैं इंडिया में। तो यही हाल है। अब अभी हाल में ही अप्रैल के महीने में आयुष मिनिस्ट्री ने 2 दवा का नाम कोरोना के लिए सजेस्ट किया, जिसके लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, तो अल्टीमेटली वो विड्रॉ करना पड़ा। इसके लिए फिर एक टास्क फोर्स बनाया गया और टास्क फोर्स के जिम्मे दिया गया कि इस तरह के से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके प्रावधान के बारे में बताएं। क्लिनिकल डाटा की आवश्यकता पे जोर दिया गया और यह कहा गया कि कोई भी रिसर्च होने के लिए आवश्यक गाइडलाइंस के तहत ही हो सकता है और उसमें इथिक कमेटी के अप्रूवल की ज़रूरत है। इस तरह के जो गाइडलाइंस हैं, जब इस तरह गाइडलाइंस हैं तो ये कैसे हो सकता है कि पतंजलि ने के इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी आयुष मिनिस्ट्री को हो ही नहीं पाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयुर्वेद एक सशक्त और कारगर चिकित्सा पद्धति है और हमारे देश में एक अच्छी खासी जनता इस पर विश्वास करती है और इस पर अटूट विश्वास करती है। तो आयुष मिनिस्ट्री को कि इस चीज़ों को दिमाग में रखकर एक संस्थागत तरीके से जो डेवलपमेंट करना चाहिए वो हो नहीं पाया। विकास और सशक्तिकरण के लिए इसी के लिए आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना 2014 में हुई थी, जो अल्टरनेट मेडिसिन हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए। आयुर्वेदा और होम्योपैथी का अपने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और फुल डेवलप्ड प्रिंसिपल्स हैं, तो जिस पे वो काम करती है। जैसे होम्योपैथी का मूलभूत फिलॉसफी ये है कि लाइक क्योर्स लाइक, जो समान होते हैं वही समान बीमारी को ठीक करते हैं। उसमें जिन वजह से कोई बीमारी होता है उसके लार्ज डोजेस की वजह से होता है, उसके स्मॉल डोजेस को देकर शरीर में प्रतिरक्षा सिस्टम को मजबूत करते हैं। वहीं पे आयुर्वेदा का मूल आधार है कि वो संतुलन बनाना चाहता है कफ, पित्त और वायु में। इसके अलावा वो किसी शरीर की स्वास्थ्य को रखने के लिए तन, मन और वातावरण में सामंजस्य होना जरूरी है, वो इस विचार पे भी काम करता है। इन दोनों पद्धति की मुख्य विशेषता ये है कि ये मरीज को ध्यान में रखकर इलाज करते हैं, मर्ज को देखकर नहीं। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। आपसे शुरू में ही एक सवाल किया था जिसमें ये कहा था कि क्या वो दवा जो क्लिनिक दिया गया है वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अगर खरीदा जा सकता है, तो क्या वो इस सही है आज के दौर में? जब तक उस बीमारी जब किसी बीमारी की दवा बनाई जाती है तो क्लिनिकल ट्रायल से विश्वसनीय तरीके से उसको तय किया जाता है कि वो उस बीमारी के लिए कितना इफेक्टिव है, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक। क्योंकि लोग इस तरह की दवाओं को, जैसे कोरोनिल है, वो अपने विवेक से खरीदते हैं, ना कि किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तहत खरीदते हैं। और कोरोना एक घातक बीमारी है, सबको पता है, और उसमें जो टाइम
जो टाइम होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उस टाइम पीरियड में प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो घातक भी हो सकता है। वैज्ञानिक मापदंड सही परीक्षण बहुत आवश्यक है। कोरोनिल के केस में ये नहीं हो पाया क्योंकि आयुर्वेद संबंधित जो लेख होते हैं, जो भी किसी चिकित्सा पद्धति की लेख है या डाटा है, वो हमारे यहाँ डिजिटाइज नहीं है, जिससे क्या होता है कि जो रिसर्च, जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए व्यवस्था जिम्मेवार है, क्योंकि ये जिम्मेवारी कि एक रिसर्च हो, एजुकेशन हो, पूरा एक क्लिनिकल ट्रायल का प्रॉपर गाइडलाइंस हो, ये सारी जिम्मेवारी आयुष मिनिस्ट्री के पास है, जो अभी तक इन चीज़ों को लेकर बहुत हद तक काम नहीं कर पाई है, ना डाटा पूरा इकट्ठा किया है। चूँकि नॉर्मली ये हमारी पुरानी पुरानी मेनू स्क्रिप्ट्स पे और पुराने ग्रंथों से इनका लिया गया है। जो आज के दौर में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हो रहे हैं उसकी एक डिजिटाइज इंफॉर्मेशंस जो इनके लिए अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने जानने की कोशिश करी कि क्लिनिकल ट्रायल को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, तो एक मेडिकल जर्नल में एक आर्टिकल पढ़ने को मिला जो आयुर्वेदा में क्लिनिक ट्रायल पर लिखा हुआ था। इसके लेखक थे श्रीधरन और शिवा रामाकृष्णन। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए डिटेल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके से इलाज हो रहा है उसमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, और इस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और ट्रीटमेंट के दौर में बगैर प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल के हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं कि उस दवा की इफेक्टिविटी कितना है और उसकी विश्वसनीयता कितनी बनेगी। अगर डिटेल क्लिनिकल ट्रायल के बाद यह तय हो जाता है कि कोरोनिल वास्तव में एक सही और इफेक्टिव दवा है, तो ये हमारे पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर नहीं होता है तो इस घटना का एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि आयुर्वेदा के क्षेत्र में जो रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है उसके लिए ये घटना एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, और आने वाले वक्त में इस क्लिनिकल ट्रायल को पूरा महत्व मिलेगा आयुर्वेदा के क्षेत्र में। तो मेरी समझ से जो ये घटना घटी कोरोनिल को लेकर, वो उसका पूरा ठीक रहा या उसकी पूरी जिम्मेवारी या उसको पूरा दोष किसी व्यक्ति और किसी संस्था देने के बजाय पूरे घटनाक्रम को देना है। पूरी एक संस्थागत जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, इस वजह से ये घटना घटी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।